हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल है आपने सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पेट 2023 के जीके एंड जीएस प्रश्नों के। और ये जो क्लास है वो 3 होने वाली है। और जैसे कि हर क्लासों में हम टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, तो आज भी हम टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस सेट तथा प्रैक्टिस सेट से मिलाकर इन 30 प्रश्नों को बनाया गया है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न और जहाँ पे व्याख्या की ज़रूरत है वहाँ पे बखूबी समझा कर व्याख्या की गई है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं से प्रश्न बने हैं, तो आप जानते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, शुरू करते हैं उन प्रश्नों को जो प्रीवियस और प्रैक्टिस सेट से मिलकर बनाए गए हैं। और किस प्रकार के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, ठीक है, कौन सी युद्ध को? मैसूर युद्ध को। देखिए, जो एक प्रश्न होते हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न हो, अधिकतर उस प्रश्न में बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो उस आंसर से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पता है कि जो तीसरी आंग्ल युद्ध हुआ था, मैसूर युद्ध को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की गई थी उसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न, तो मान लीजिए इसमें संधि पूछ लिया कि कौन सी संधि इनके बीच की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि तीसरी जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किन के बीच हुई, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। तो इस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ें और उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू उसको अच्छे से एनालिसिस करें ताकि एक आपको आउटलाइन ड्रा हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्नों को जो है एग्ज़ाम में हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया। ऑप्शन देखते हैं। मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि। तो देखिए, मैसूर युद्ध को रोकने के लिए तो ऐसा कोई संधि नहीं है, ठीक है, यानी कि मैसूर संधि ऐसी कोई संधि नहीं है जब बात हो रही है तीसरी आंग्ल युद्ध के बारे में। ठीक है, तो पहले के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो ऑप्शन है वो तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम संधि। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं, पूछ सकता है यहाँ पे कि आपका जो है ये कब हुई थी। तो 1790, तो यानी कि 1792 में ये जो संधि है की गई थी। और इसी की संधि के तहत, यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत दक्षिण में ब्रिटिश राज्य का पूरी तरह से वर्चस्व जो है स्थापित हो गया था, उनका बोलबाला हो गया था। किसमें? भारत के दक्षिण में। दक्षिण की बात हो रही है, किसका वर्चस्व स्थापित हो गया था? ब्रिटिश का। तो ये आप पॉइंट याद रखें। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है और इस टाइम में, इस संधि के दौरान ही जो है दक्षिण भारत में ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो पूरी तरह से अपना बोलबाला वहाँ बना लेता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट संधियों की जो कि जो है आंग्ल युद्ध से, यानी कि, तो ये तीसरी आंग्ल युद्ध है। तो समझ लीजिए, पहला आंग्ल युद्ध के बारे में देख लेते हैं। पहले आंग्ल युद्ध की बात कर ली जाए तो वो जो है 1776 से 1782 तक चला था। ठीक है, 82, हाँ 82 तक चला था आई थिंक। ठीक है, और ये जो है इसमें जो है मलवाई की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? मलवाई की। आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ कि ये मलवाई की संधि हुई थी जब प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था। ठीक है, अब द्वितीय आंग्ल युद्ध की बात कर ली जाए, ये 1803 से लेके 1806 के मध्य चला था। ठीक है, और 1802 में, यानी कि 1803 से 1806 तक चला था, तो 1802 में जो है इसमें वसीन की संधि हुई थी। कौन सी? वसीन की संधि हुई थी। 1802 में वसीन की संधि हुई थी और इस संधि से मराठा जो थे असंतुष्ट थे। कौन? मराठा जो असंतुष्ट थे, इसी की वजह से, इनके असंतुष्ट होने पर मराठा के जो है संतुष्ट न थे इस संधि के वजह से, वसीन संधि की वजह से। तो इन्होंने जो है 1803 से जो है द्वितीय आंग्ल युद्ध की
शुरुआत यहीं से हो जाती है, यहीं से कर देते हैं ये, ठीक है। 1804 की बात कर ली जाए तो ये राजघाट की संधि होती है। 1804 में राजघाट की संधि हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये प्रश्न पहला रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, ठीक है। आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरूजी। सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप पता है आपको, दूसरे का जो सही आंसर है दादा भाई नौरोजी हैं। इनके बारे में जो अदर वीडियो यानी कि पहला और दूसरा जीके जीएस के बारे में बात की थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके बारे में बात की गई है। यहाँ पे भी कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी की बात कर ली जाए तो ये जो ब्रिटिश संसद थी उस टाइम में, ठीक है, जो ब्रिटिश संसद थी उसके पहले भारतीय जो सदस्य बने। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य बना है, तो वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे ये। और एक पॉइंट रख लीजिए कि भारतीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता इन्होंने की थी। अध्यक्षता 3 बार की है। किसकी? भारतीय कांग्रेस की। किसकी? कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार की है। कब किसने की है? दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। कब कब की थी ये बात कर ली जाए तो 1886 में पहली बार, 1893 में दूसरी बार और 1906 में, यानी कि 1906 में ये जो है तीसरी बार अध्यक्षता करते हैं भारतीय कांग्रेस की। आगे बात कर लेते हैं कि 1885 में जो एक मुख्य पॉइंट है कि 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये अध्यक्ष रहे। कौन? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। तो दूसरे क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? ऑप्शन देखते हैं, राधाकांत देव, राम मोहन राय, इंद्रचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है जो प्रसिद्ध है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें, ऑफिशियली आपको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राम मोहन राय। अब बात कर ली जाए कि 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं राम मोहन राय जी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? ऑप्शन देखते हैं, नाना साहब, मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, अजीमुल्ला। तो 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए, मौलवी लियाकत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि चौथे का जो सही आंसर है वो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की बात कर ली जाए तो एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, यानी कि इनके नाम के पहले राजा राम मोहन राय लगता है। राजा की उपाधि जो मिली है वो अकबर द्वितीय ने दी है। ठीक है, फिलहाल बात कर लेते हैं मौलवी लियाकत अली, जो कि चौथे का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। और देख लेते हैं 1857 के संग्राम की बात हो रही है तो 7 जून 1857 में इलाहाबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है और जो मुख्यालय है वो खुसरो का बाग है उसको मुख्यालय बनाया जाता है। ठीक है, खुसरो के बाग को क्या किया जाता है, मुख्यालय बनाया जाता है। और मौलवी लियाकत अली ही इसको क्या करते हैं, इस संग्राम के जो है राज्यपाल रहते हैं 8 जून 1857 में। 8 जून 1857 में ये यहाँ के क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको लिख लेनी चाहिए। आई थिंक सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? देखिए, सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और आपने रटा होगा। तो जो अलंकृत ईंटें हैं, जो ईंटों में कलाकारी की गई है, वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा, चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनवाली। ठीक है, बनवाली है, ये यहाँ पे बनवाली है। ठीक है, बनवाली है। तो
पाँचवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो कालीबंगा तो सभी लोग जानते हैं, सही आंसर हो जाएगा। और कालीबंगा में क्या मिला है जो कि इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। इसका ये कहाँ से कहाँ तक इसका स्तर रहा है, कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्र है, उसके बारे में बात कर लें तो हनुमानगढ़ जो ज़िला है, हनुमानगढ़ ज़िले से लेकर ये घग्घर नदी जो है उसके किनारे तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, घग्घर नदी के किनारे तक ये बात रही। अब क्या क्या मिली हैं, जैसे कि यहाँ पे कच्ची ईंटें मिली हैं। क्या मिली है? कच्ची ईंटें। आयताकार जो है, जो अग्नि वेदिका होती है वो मिली है, आयताकार अग्नि वेदिका, जो कि अब बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रचलित होती है, हवन कुंड या यज्ञ जो जिसे आप कहते हैं वो। ठीक, और बात कर ले, जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, सिलबट्टा मिले है। सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है चूड़ी कहाँ से मिली है। ठीक है, तो ये जो है कालीबंगा से चूड़ी मिली हुई है। ठीक है, सूती कपड़ों का साक्ष्य यहीं से मिलता है। जो मोहरें थी यहाँ की वो जो बेलनाकार मोहरें थी। कैसी थी? बेलनाकार मोहरें थी। ठीक, और मिट्टी के खिलौने भी कालीबंगा से मिले हुए हैं। अब बताइए चंदहुदड़ों को और क्या कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और मोहनजोदड़ो में या इस तरह से कह लिया जाए कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या रही है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। बात कर लेते हैं पाँचवें के सही आंसर की, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में वैध प्रशासन प्रणाली स्थापित की? ये वैध नहीं होगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, 1919, 1909, 1892। छठे के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1935। क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहा, आई होप आप इसको समझ पाएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो इसको कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें कि यहाँ पे प्रश्न जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई है टाइप करने में, तो क्या होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन के बारे में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तृत तरीके से बातें की हैं। तो अगर आपको पता है उसके बारे में कुछ मेन टॉपिक्स तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें, नहीं पता है तो जाकर वो वीडियो देखें और इम्पॉर्टेंट क्या है उसको लिखें। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत बढ़िया बात है। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है, बात कर लेते हैं जो इससे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत लगभग में 1942 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1942 ईस्वी में होती है। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये आप जानते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें याद रहते हैं, तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वर्धा बैठक जब होती है, वर्धा बैठक कब होती है? वो 14 जुलाई 1942 में ही वर्धा बैठक होती है। और यहाँ पे गांधी जी गांधीवाद प्रस्ताव रखते हैं जिसको स्वीकृति दे दी जाती है। ठीक है, वर्धा बैठक के द्वारा क्या है, गांधी जी का जो प्रस्ताव है गांधीवादी प्रस्ताव, उसको स्वीकृति मिल जाती है। और ये जो सुझाव है, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यानी कि सुझाव जो है वो किसने दिया था? तो वो दिए थे आपके यूसुफ मेहर अली। ठीक है, मेहर अली ने क्या किया था, इसका जो है सुझाव दिया था गांधी जी को कि हाँ इस तरह से आंदोलन हमें किया जाना चाहिए जिससे हमें सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। ये बात उन्होंने कही थी, किसने? यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 7 अगस्त ठीक है 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है। किसकी? अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है। और जो अध्यक्षता उस टाइम में कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम। कौन? अबुल कलाम। किसकी बैठक करते हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस की। और ये कब होता है? 7 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का गांधीवादी प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 में हुआ था, वर्धा बैठक के तहत हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे
मेन टॉपिक्स, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 7वें का। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे राजकुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति शाहू, नाना साहेब। 8वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो वो तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, अब राजा महेंद्र प्रताप की बात कर ली जाए तो इनके समय में जब 1915 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1915 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इन्होंने इसके बीच काबुल में बाग ए बाबर की स्थापना की थी। किसने? बाग ए बाबर की स्थापना की थी। ठीक, स्थापना की थी। और 1925 में तिब्बत की मिशन के द्वारा, ये 1925 में तिब्बत की किसी मिशन के द्वारा, अगर वो कौन सा मिशन है अगर आपको पता है तो ठीक है, मुझे इस टाइम माइंड में नहीं है। तिब्बत की किसी मिशन के द्वारा इन्होंने जो है दलाई लामा से इनकी मुलाकात हुई थी। किनकी? राजा महेंद्र प्रताप की। तो दलाई लामा से जो है ये मिले हुए थे उस टाइम। ठीक है, दलाई लामा। ठीक है, तो ये बात रही, यानी कि 8 के सही आंसर की बात करिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोयो टालस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। क्या ही प्रोनाउंसिएशन है। 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो है पहला ऑप्शन यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाते हैं। इन्होंने विश्व इतिहास की झलक की रचयिता रहे, इन्होंने पुस्तक लिखी है। और कौन कौन सी पुस्तक लिखी है इसके बारे में बात कर ली जाए तो अब कब लिखी थी इन्होंने 1933 में ये पुस्तक लिखी थी। और इनकी और भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, जैसे भारत की खोज। ठीक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, यानी कि पिता ने जो पत्र लिखा है वो पुत्री के लिए लिखा है, वो मेरी कहानी या मेरी आत्मकथा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कभी भी पूछा जा सकता है। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इस तरह से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। गवर्नर कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, क्या थे, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो विंस्टन चर्चिल, क्लीमेट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन, इनमें से कोई नहीं। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लीमेट एटली जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। ठीक है, हुआ था। तो और बात कर लेते हैं, ये कौन थे, इनकी बात कर ली जाए तो ये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, ब्रिटिश के थे और क्या थे, ये राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, और ये 1945 से लेके 1951 तक क्या रहे हैं, इंग्लैंड के पीएम रहे, यानी कि प्रधानमंत्री रहे। और इन्होंने ही घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को इन्होंने ही घोषणा की थी कि 20 फरवरी 1947 को अंग्रेज जो है 1947 को तो ये घोषणा करते हैं। ठीक है, 1947 को तो ये घोषणा करते हैं 20 फरवरी को, और 30 जून तक ये अंग्रेज़ों को ये कहते हैं, 30 जून 1948 तक ये कहते हैं कि अब तक इन्हें क्या करना है, भारत को छोड़कर चले जाना है। कौन कहे थे? क्लीमेट एटली कहे थे। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं कब से कब, 1945-1951 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। 20 फरवरी 1947 को इन्होंने घोषणा की, ये घोषणा की कि 29 जून 1948 तक अंग्रेज़ों को भारत के जो भी नियम कानून है, जो भी चीज़ें वो अब तक संभाल रहे हैं, वो भारतीयों को सौंप देनी चाहिए। ये बात इन्होंने कही थी। आगे देखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, बहुत ही आसान प्रश्न, मंगल एवं बुध, मंगल एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र, बृहस्पति एवं शनि। 11 के सही आंसर की बात कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बुध एवं शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। बृहस्पति जो है, बृहस्पति और मंगल, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन है, ये भी आप बताएं। ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें, इनको क्या ही पूछा जाए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? ठीक है, पूछा गया है नहीं मिलती हैं, तो इसको हम जो है मैप से अच्छा खासा समझ लेते हैं। फिलहाल आज के दिन मैप अवेलेबल नहीं है, दोबारा अगर ऐसे प्रश्न रहे तो मैप जरूर इन्वॉल्व करूँगी मैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। फिलहाल देख लेते हैं, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो देखिए मेघालय जो है, मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है बल्कि बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। बात कर ले भूटान, भूटान जो है
किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो तो पश्चिम बंगाल है, ये एक सही है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 3 तो हैं ही, और असम भी है। क्या है? असम भी है। तो इन 4 राज्यों के साथ भूटान अपनी जो है सीमा साझा करता है। फिलहाल मेघालय की बात करें तो ये बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश की बात कर ली जाए तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है बांग्लादेश से अपने जो है सीमा को साझा करते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनुकुल, कुरनुल या कुनकुल, काराकोरम या हिंदुकुश। तो अरावली तो बिल्कुल आपको पता है कि अरावली पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पे है? अरावली की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे हैं? ये गुजरात में है, और गुजरात से इनकी शुरुआत होती है, राजस्थान, हरियाणा प्लस दिल्ली तक ये जो है इनका क्षेत्र जाता है, यानी कि अरावली पर्वत का। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर ली जाए तो बहुत पूछा जाता है, माउंट आबू। कौन है? माउंट आबू। मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी, यानी कि सुंदर डेल्टा का निर्माण किन किन नदियों के तहत होता है? देखते हैं ऑप्शन, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो जब गंगा आ रहा है तो गंगा तो होगा ही, ये बात तो सही है। ठीक है, 14 की सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में और कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। ठीक है, और ये भी बताएं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सुंदर वन डेल्टा, आपको पता है कि सुंदर डेल्टा जो है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य बनता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य बनता है। ठीक है, और कितना क्षेत्रफल है? 10,000 लगभग इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 10,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे सुंदर या सुंदरी नामक जो है वृक्ष पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे सुंदरवन कहा जाता है। और सुंदरवन जो है आपका विश्व धरोहर, यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या है? शामिल है। ये बात रही इम्पोर्टेंट, जो कि आगे देखते हैं, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। 15 की सही आंसर की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। शिव समुद्रम जल विद्युत जो है 1992 में इसकी स्थापना, यानी कि इसको बनाया जाता है। और भारत की पहली जो है ये विद्युत परियोजना है, और कर्नाटक में बनाई जाती है, और कावेरी नदी पर है, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको लिखिए, कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। एशिया का पहला जल विद्युत गृह है। ठीक है, एशिया का पहला जल विद्युत गृह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा 15 का। आगे देखते हैं, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, बेरोजगारी की दर संख्या से। ठीक है, दर की संख्या से, अच्छा ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति के आय से देश का जो जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, कि कौन व्यक्ति कितना सक्षम रहा है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाढ़ को रोकना, दुग्ध उत्पादन, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, कर चोरी के खिलाफ छापा। तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है उसको दुग्ध उत्पादन जो है, ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध उत्पादन दोनों नाम है इसका, याद रखिए। और बात करते हैं कब शुरुआत होती है जो है ऑपरेशन फ्लड की, तो वो जो है आपका 1970 में इसकी शुरुआत हो जाती है, और इसे दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आपको पता है? या तो दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो जो है आपके वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन। कुछ लोगों के नाम जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्गीज कुरियन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है जनक है। और बात कर ली जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, 26 नवंबर 1 जून, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका हो,
ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती हो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकता है। विकासशील देशों की सहायता के लिए स्थापित संगठन। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा। सकल प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रिकृत घाटा, राजस्व घाटा। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सकल प्राथमिक घाटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन के पिता किसे कहा जाता है? SN प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, M विश्वेश्वरैया। तो यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन के पिता जो है M विश्वेश्वरैया के बारे जो है हो जाते हैं। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। नहीं पता है तो इनके बारे में सर्च करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नाम इंपॉर्टेंट है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, न्यायपालिका। तो 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या 5 में? तो 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोशिश की जाती है कि कम समय में इन 30 प्रश्नों को किया जाए, लेकिन व्याख्या जब होती है जो वीडियोज़ हैं वो लेंदी हो जाती हैं, आप जानते हैं। देखते हैं कहाँ गया 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर ये हो सकती है कि जो 22 का जो सही आंसर है वो तो चौथा हो के ये जानते हैं, लेकिन इसमें क्या उल्लेखित है और इसमें क्या क्या और ज़्यादा चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर आप जानते हैं तो विश्वेश्वरैया के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 365, 375, 355, 335। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। तो जो 23 का क्वेश्चन है वो तो चौथा सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 335 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या प्रावधान है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और जितने भी ये अनुच्छेद हैं यानी कि 365, 55 और 75, इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं ये बताएं अगर है तो। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अमेरिका। तो सबसे कुछ ना कुछ लिया गया है, तो भारत का ही सबसे सर्वाधिक व्यापक संविधान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जो है भारत में ही हैं। बात कर लेते हैं मूल संविधान में जो एक प्रस्तावना थी। ठीक है, एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में जो संविधान है, ठीक है, भारत का जो वर्तमान में जो संविधान है वो प्रस्तावना तो है ही, प्रस्तावना में तो बदलाव हो नहीं सकता। ठीक है, मूल प्रस्तावना में तो बदलाव हो नहीं सकता। और लेकिन अब जो है 450 अनुच्छेद है, एक्ट जो है वो 450 है, उससे अधिक भी हैं। और बात कर ली जाए कि इसमें अब 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 थी अब 12 अनुसूचियाँ हैं। और किस अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें। फिलहाल 24 का जो सही आंसर हो जाता है वो दूसरा हो जाता है। आगे देखते हैं, जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और हीरालाल शास्त्री। 25 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा 25 का वो दूसरा हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखते हैं, क्यूसेक मापन की इकाई है किस चीज़ की? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल के बहाव, जल की मात्रा। 26 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, जो सही आंसर हो जाएगा 26 का वो तीसरा हो जाएगा, जल के बहाव के का मापन जो है वो क्यूसेक के द्वारा किया जाता है। शुद्धता की बात कर ली जाए, ठीक है, तो जो है वो TDS के द्वारा किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म आप ही बताएंगे, यानी कि जल की शुद्धता का मापन TDS के द्वारा किया जाता है। ठीक, और गहराई का मापन कैथम के द्वारा किया जाता है, कैथम। ठीक है, और लीटर के द्वारा जो है मात्रा का। तो ये तो बात हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, कमरे में लगा हुआ कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? ठीक है, ये वातानुकूलन है। क्या है? वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? केवल तापक्रम, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, केवल दाब एवं तापक्रम, आर्द्रता एवं दाब एवं तापक्रम। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए
जो सही आंसर हो जाएगा 27 का, वो दूसरा हो जाएगा केवल आर्द्रता एवं तापक्रम का जो है नियंत्रित करता है कमरे में जो वातानुकूलन होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और नियान। ठीक है, 28 के सही आंसर की फ़िलहाल बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो तो दूसरा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट एसिड्स हैं या अम्ल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे अमाशय में उपस्थित होता है, यानी कि ये जो हम अपशिष्ट पदार्थ हमारे अमाशय में होते हैं उनको नष्ट करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात कर लेते हैं नाइट्रिक अम्ल की, तो ये अमोनिया नाइट्रेट यानी कि उर्वरक बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, उर्वरक बनाने में। ठीक है, आगे देखते हैं वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और नियॉन। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप, संवर्धन पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मृदा विहीन पादप को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। सब्जियों के अध्ययन की बात कर ली जाए तो इसको ओलेरी कल्चर बोलते हैं, ओलेरी कल्चर। ठीक है, ये बात रही। तो ये रहे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और आज की क्लास में इन टॉप 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।